हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल इंटेलेक्चुअल ट्राइब। दिस इज़ कुलदीप और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और हम शुरू करेंगे एक्सप्लेन पेज से, उसके बाद हम इकोनॉमिक सेक्शन पे जाएंगे और एक हम एडिटोरियल पेज से भी एक आर्टिकल उठाने वाले हैं आज। और आज का जो डिस्कशन होगा वो बाकी दिनों से लंबा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में एडिटोरियल को और ज़्यादा कवर किया जाए। इसके लिए आप लोग सजेशंस देना, आप लोग आज के लिए मुझे रिव्यू देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोग एक जो लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे होंगे वो जियो रिलायंस जो है उसके और फेसबुक के बीच में एक डील साइन हुई है, उसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो ये डील क्या है, इसके जो कौन से प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं, जियो और फेसबुक और इंडिया का जो दूसरे फर्म्स हैं जो ऑनलाइन मार्केट के अंदर हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो हम इस आर्टिकल के अंदर समझेंगे। और ये एक पूरा एक्सप्लेन जो एनालिसिस होता है इंडियन एक्सप्रेस का, वो किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से खोल के रख देता है। उसके बाद में आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना इन डेप्थ एनालिसिस वो दे देते हैं, इतना एक्सप्लेन करके वो बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ इमर्ज कैसे होती है। तो कल एक न्यूज़ आती है कि जियो का 10% स्टेक है वो फेसबुक $5.7 बिलियन में ख़रीद लेता है। 5.7 बिलियन, ऑलमोस्ट 43.5 थाउजेंड रुपीज़, 43.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, सॉरी। तो अचानक से इतनी बड़ी डील साइन होती है और सारे सबकी निगाहें कोविड के बीच में जियो और फेसबुक पे आके टिक जाती है कि अचानक से ये ऐसा कैसे हो गया। अब इससे दो चीज़ें होने वाली है। एक तो जियो है, उसे अपना डेट है उसे कम करने में मदद मिलेगी, उसके ऊपर जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग डेट है उसे कम करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा जो फेसबुक है उसे इंडिया के अंदर जो काफ़ी लंबे टाइम से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एंट्री करनी थी और वो एंट्री कर नहीं पा रहा था, तो उसे भी इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मिलेगी। तो इन दोनों को एक क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या नई चीज़ें हमको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, वो सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए इस डील का क्या मतलब है, उनके लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो पिछले साल अगस्त 2019 में एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। एनुअल जनरल मीटिंग एक्चुअली में कोई भी कंपनी होती है उसका साल में एक मीटिंग होना होता है और इस मीटिंग के अंदर सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग आते हैं। और मिनिमम अगर आप ईपीएफओ या सेबी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी जो दो एनुअल जनरल मीटिंग्स हैं, एजीएम बोलते हैं ना, इनके बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। और जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी होती है और उसके बाद में आप 15 महीने का गैप ले सकते हैं, मैक्सिमम है जो। और इसमें आपको जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको 21 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है। आपको 21 दिन पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती है कि एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अगर कोई ईपीएफओ, सेबी ग्रेड 1 और आरबीआई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए। तो जानते हैं कि इसमें इस एनुअल मीटिंग में अंबानी ने क्या कहा, जो मुकेश अंबानी जी हैं रिलायंस के ओनर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम अगले आने वाले 18 महीने में अपना डेट जीरो कर देंगे। अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनसे कहा उन्होंने कि हम अपना डेट जीरो कर देंगे और हम प्रॉफिट में जाने लगेंगे 18 महीने के अंदर। और जबकि अभी 18 महीने हुए भी नहीं हैं और उन्होंने अपना डेट ऑलमोस्ट, वैसे देखा जाए तो नेट डेट की बात करी थी, तो नेट डेट उन्होंने ऑलमोस्ट अपना जीरो कर ही दिया है, क्योंकि नेट डेट उनका आपको देखने को मिलेगा वो 1.5 लाख करोड़ के करीबन है और जो उनका टोटल डेट है वो है 2.92 लाख करोड़। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये अपना डेट कम किया। तो इसमें आपको सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा वो सऊदी अरेमको कंपनी है, एक ऑयल कंपनी है जो सऊदी अरेबिया की है, उसके थ्रू देखने को मिलेगा, जिन्होंने 1.05 लाख करोड़ के स्टेक खरीदे रिलायंस के। और ये डील हुई थी, उसके बाद में रिलायंस काफ़ी हाईलाइट हो गया था। उसके बीच ही एक और डील आती है फेसबुक की, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये 50,000 करोड़ की डील साइन करते हैं। आप देखेंगे 43.5 थाउजेंड है वैसे, एग्जैक्टली प्रिसाइसली बोलूँ तो ये भी एक बहुत बड़ी उनके लिए डील होती है, जिससे वो अपने डेट हैं उनको क्लियर करेंगे। आउटस्टैंडिंग्स जो डेट बोलते हैं, जिनमें जो बकाया होता है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग डेट, और उसे कम करने में रिलायंस को मदद मिलेगी। इसके अलावा जो रिलायंस ने अपने पेट्रोल जो हैं पेट्रोल स्टेशन, उनमें 7,000 करोड़ का जो 49% स्टेक है वो सेल कर दिया एक जापानीज़ कंपनी को। आपको नाम रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिटिश फर्म है बीपी नाम से। तो उसको सेल करके भी इन्होंने 7,000 करोड़ का कलेक्शन किया। और आप देखेंगे कि ये जो टोटल है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ होता है और 1.5 लाख करोड़ इनका नेट डेट था। तो नेट डेट तो इन्होंने अपना काम निकाल दिया नेट डेट का, और इनका जो टोटल डेट है वो 2.92 करोड़ है। आगे आप देखेंगे इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर, वहाँ पे मैं आपको इनका नेट डेट दिखा दूंगा। अब ये तो हो गई इनके डेट में कमी होने की बात, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है वो रिलायंस जियो के लिए आती है कि ये ऑनलाइन जो एसेंशियल मार्केट है
उसके अंदर एंट्री करने की सोच रहे हैं। ऑनलाइन एसेंशियल मार्केट आपने सुना होगा, जो ग्रोफर्स हैं या फिर जो हमारी डेली ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान है, उसके अंदर हमको हो सकता है आने वाले टाइम में, हो सकता है नहीं, कंफर्म ही है, जियो और व्हाट्सएप के थ्रू एंट्री देखने को मिलेगी। और एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसका मार्केट आप अगर देखेंगे तो कोविड-19 के हिट करने से पहले 80,000 करोड़ टोटल इंडिया का मार्केट होता है, उसके अंदर से ये सिर्फ ऑनलाइन 1% कवर कर पाता था। यानी आप मानेंगे तो 800 करोड़ का मार्केट होता था इंडिया के अंदर ऑनलाइन, जो एसेंशियल सर्विसेज का था, सिर्फ 800 करोड़ का। लेकिन कोविड-19 के हिट करने के बाद में ये बढ़ के 50% तक हो गया है। 50% तक का मतलब आप समझेंगे 40,000 करोड़ तक का। तो ये एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल जंप है। और इसमें जो बिग बास्केट, आपने नाम सुना होगा, बिग बास्केट के फाउंडर हैं, सीईओ, उनका कहना तो ये है कि ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है आज के टाइम में जहाँ पे डिमांड तो बहुत है लेकिन रिसोर्सेज ही उतने अवेलेबल नहीं है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोविड-19 हिट करेगा और जो ऑनलाइन एसेंशियल सर्विसेज है उनका डिमांड इस तरीके से बढ़ जाएगा, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो इस तरीके से बढ़ जाएगी। किसी ने भी ये इमेजिनेशन नहीं करी थी। और ऐसे टाइम पे रिलायंस जियो का और फेसबुक का एक डील साइन करना, ऑब्वियस सी बात है कि इस जो ऑनलाइन एसेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर एंट्री करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया है। अब आप देखेंगे कि फेसबुक है वो व्हाट्सएप को ओन करता है और रिलायंस जो रिटेल है वो जियो मार्ट को ओन करता है। जियो मार्ट रिलायंस का एक किराना सर्विसेज है, आप मान सकते हैं, जो रिलायंस के जो कस्टमर्स हैं उनको और किराना स्टोर्स को, कस्टमर्स को और किराना स्टोर्स को जोड़ता है, उनके बीच में एक लिंक का काम करता है। और अब अगर इसके अंदर एक व्हाट्सएप की एंट्री हो जाएगी तो लोग व्हाट्सएप से अपनी सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे, लोग व्हाट्सएप से अपने सामान प्लेस कर पाएंगे। और व्हाट्सएप का पेनिट्रेशन अगर हम देखेंगे तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में व्हाट्सएप के 40 करोड़ यूज़र है, 40 करोड़ यूज़र। तो ये बहुत बड़ा बेस है जो अचानक से जियो के लिए खुल जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जियो को अपने सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर के अंदर अपने राइवल से एक अपर हैंड मिलेगा और जियो इसमें लीड लेने में कामयाब भी रहेगा, क्योंकि अचानक से आपको इतना बड़ा मार्केट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको एडवांटेज तो होने ही वाली है। अब आगे देखते हैं कि फेसबुक के लिए इस डील में क्या छुपा हुआ है। फेसबुक अचानक से क्यों एंट्री कर रहा है या फिर फेसबुक का क्या रोल है, क्या उसके लिए जो फेसबुक के स्टेक्स क्या हैं इसमें। फेसबुक एक्चुअली में 2015 से ही अपनी ये जो ऑनलाइन इकोसिस्टम है उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेट इकोसिस्टम के अंदर 2015 से। तो वो काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिली है अभी तक। तो इसके अंदर दो बेसिकली हम अटेम्प्ट्स देखेंगे। पहला अटेम्प्ट है फ्री बेसिक्स, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका नाम। फ्री बेसिक्स एक फेसबुक का इनिशिएटिव था जिसके अंदर उन्होंने 6 कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन किया था और इन्होंने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात करी थी। जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे अफ्रीकन नेशंस हैं, उनको एक फ्री जो इंटरनेट है वो देने की बात की थी। इसके अंदर 6 जो फर्म्स थे वो वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है जो है फ्री बेसिक्स। फ्री बेसिक्स में एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, ये फ्री बेसिक्स, ठीक है। तो ये इनका 2015 में इनिशिएटिव था जिसके अंदर सैमसंग, नोकिया और भी कई फर्म्स थे जिनके साथ में इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया था। लेकिन इसको एक वॉल गार्डन का डेफिनेशन नाम दिया गया। वॉल गार्डन का मतलब ये होता है कि आप जो भी यूज़र बेस है उसके साथ में, मतलब कुल मिला के आप खेती करते हैं और खेती करने के आसपास दीवारें इतनी खड़ी कर देते हैं जो एक जानवर को रोकने के लिए ज़रूरी नहीं, बजाय कि एक किलेबंदी जैसी कर देते हैं। आप खेती करते टाइम आप किलेबंदी नहीं करोगे, खेती करते टाइम आप सिर्फ तारबंदी करोगे। तो तारबंदी की जगह आप किलेबंदी कर देते हो, जिससे क्या होता है कि जो अंदर का यूज़र है उसको आप एक लिमिटेड एक्सेस दे रहे हो डेटा की, लिमिटेड उनको चीज़ें दिखा रहे हो और उनको मैनिपुलेट करना चाह रहे हो। तो इसको वॉल गार्डन बोला जाता है, इंटरनेट वॉल गार्डन, कि आप लिमिटेड एक्सेस दे रहे हो यूज़र को किन्हीं चुनी चीज़ों की अपनी पसंद के मुताबिक और उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। तो ऐसा कहा गया, जिसके बाद में फेसबुक की और जो दूसरी फर्म्स थी उनके बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी भी, कन्फ्लिक्ट भी हो गए थे प्राइसेस को लेके। तो बाद में फेसबुक इससे बाहर आ जाता है इस प्रोजेक्ट से। उसके बाद में एक अगला प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जो फेसबुक का है, सोलर पावर ड्रोन का अकीला नाम से एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर फेसबुक इंडिया के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे सोलर पावर ड्रोन से वाईफाई के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात करता है। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन जब इन्होंने बात की थी कि रिमोट एरियाज़ में, इंडिया के जो रिमोट एरियाज़, यानी आप मान के देखिए जो पहाड़ी इलाके हो गए या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात की थी। और इन्होंने सोचा था कि हम 1 बिलियन लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री इंटरनेट, और उसके बाद में इंटरनेट के थ्रू जो भी एक्सेस उनका होगा उससे हम अपना मार्केट और उससे हम अपना यूज़र बेस बढ़ाएंगे। लेकिन उस वक्त जो इंटरनेट था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट था इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया। लेकिन तभी एंट्री होती है रिलायंस जियो की। और रिलायंस जियो जब एंट्री हुई थी तो आप सभी को पता होगा कि इन्होंने फ्री डेटा दिया और अचानक से इंडियंस के हाथ में 4G डेटा आ गया और इंडियंस अचानक से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे खींचे चले आए, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो और कोई प्लेटफॉर्म हो। लेकिन अचानक से इंडियंस की जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फेसबुक
फेसबुक को यही चाहिए था कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा पार्टनर जिसके पास अच्छी खासी इंटरनेट पेनिट्रेशन हो, तो वो जियो के पास थी। जियो के पास आपको बेस में देखने को मिलेगा कि उनके पास लगभग 39 करोड़ कंज्यूमर बेस है, यूज़र का बेस है, जो कि फेसबुक की 1/3 ज़रूरत से ज़्यादा है। जो उन्होंने 1 बिलियन इमेजिन किया था, 1 अरब इमेजिन किया था, उसका जो 1/3 है उससे ज़्यादा है। तो ये एक फेसबुक के लिए बहुत फ़ायदेमंद डील थी कि वो जियो के साथ हाथ मिलाए और अपना जो पुराना एक एम्बिशियस प्लान था उसे आगे बढ़ाए। तो इसी के तहत फेसबुक ने अपना काम किया। और फेसबुक ने आगे चल के इसमें एक चीज़ और थी फेसबुक के लिए कि जब वो एक इंडियन फर्म के साथ में हाथ मिलाएगा, तो और वो भी ऐसी इंडियन फर्म के साथ में जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। आपको ये चीज़ तो पता होगा कि रिलायंस का या फिर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है और इसके बारे में लगातार बातें होती है, कंट्रोवर्सीज भी होती है। तो अगर फेसबुक ऐसी कंपनी के अंदर स्टेक होल्ड करता है, तो जो उसके दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप पे वगैरह, उन इनिशिएटिव्स में भी जो उसके हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी स्क्रिमिशेस हैं, स्क्रिमिशेस मतलब जो नोक झोंक होती है सरकार के साथ में, अथॉरिटीज़ के साथ में, उनमें भी इन्हें हेल्प मिलेगी। और ये रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनको भी अपील कर पाएगा कि हाँ आप ऐसी रेगुलेशंस बनाइए। तो ये एक फेसबुक को फ़ायदा होगा एक डोमेस्टिक प्लेयर के साथ में हाथ मिलाने का, और उस प्लेयर के साथ में जिसके पास इतना बड़ा यूज़र बेस हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के लिए विन विन डील होने वाली है ये, चाहे वो रिलायंस हो चाहे वो फेसबुक हो। उसके बाद में जो इंडिया का इंटरनेट इकोसिस्टम है, बाकी उसके अंदर क्या हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर उसके अंदर क्या है ये बदलाव या फिर क्या चेंज है, इसको जानते हैं। तो बेसिकली ये एक बड़े इलाइट ग्रुप के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट इलाइट ग्रुप है, उसके अंदर एक नए प्लेयर की एंट्री है। ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्ट बैंक, अमेजन, गूगल जैसे बड़े बड़े प्लेयर थे जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये तो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं। इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं कई सारे, अलीबाबा है, बाइजू और टेक्सेंट हैं। तो कई और चाइनीज़ प्लेयर्स भी हैं, और उसके अलावा जो ये सारे वेस्टर्न प्लेयर्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए इनको इलीट इन्वेस्टर ग्रुप बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर एक नई एंट्री देखने को मिलेगी आपको फेसबुक की। तो ये उन लोगों के लिए भी एक चैलेंजिंग चीज़ रहेगी, और इंडिया के लिए एक नए जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनके लिए फंडिंग के सोर्स बढ़ेंगे, उनके लिए नए इन्वेस्टर्स होंगे, तो कई जो स्टार्टअप्स होंगे उनको थोड़ा बूस्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। ये बेसिकली हमको एक इंडियन इंटरनेट इकोसिस्टम के अंदर चेंज देखने को जो मिलने वाला है वो है। तो फेसबुक क्या आज से पहले इंडिया के अंदर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुका है या नहीं कर चुका है, इसको देखते हैं। फेसबुक इससे पहले भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ह्यूज नहीं थी। आप अगर जानेंगे तो अनअकैडमी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अनअकैडमी में ये $110 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुके थे 2019 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर इन्होंने किया था। और ये लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा 800 करोड़ के करीबन का ये इन्वेस्टमेंट है। तो 800 करोड़ का जो फंडिंग है इन्होंने अनअकैडमी को दिया। और एक मीज़ो करके एक प्लेटफॉर्म है, उधर भी इन्होंने 20 to 25 मिलियन की फंडिंग करी थी, तो वहाँ भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं था। आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा वो $5.7 बिलियन का है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। तो फेसबुक को भी इससे काफ़ी एडवांटेज है, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा जैसे यहाँ इनको और एक्सेस मिलेगी रिलायंस रिटेल की जो दूसरे सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, चाहे वो पेट्रोल है या फिर चाहे वो जियो की सर्विसेज हैं, जियो टीवी है या फिर जियो मनी है, तो और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें भी फेसबुक को काफ़ी एडवांटेज होने वाली है। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है दोनों फर्म्स के बीच में, वो है डेटा लोकलाइजेशन प्रिंसिपल्स को लेके। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2019 के अंदर जब वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था जनवरी में, तब अंबानी ने एक बात पे जोर दिया था कि जो इंडिया का डिजिटल गोल्ड है, यानी जो हमारा डेटा है, वो इंडिया के अंदर ही रखा जाए और इंडिया के यूजर्स का डेटा वापस फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में लाया जाए और उसका डेटा लोकलाइजेशन किया जाए। अंबानी ने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि हमारा डेटा कोई और विदेशी कंपनी क्यों ओन करती है या फिर क्यों उसे वो रेगुलेट करती है, हम इंडिया में क्यों नहीं रख रहे हैं। ये एक एम्फेसाइज करके उन्होंने चीज़ कही थी, और उस टाइम भी काफ़ी मीडिया कवरेज मिला था इस चीज़ को। और यहाँ पे फेसबुक है वो इस चीज़ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्शियल लग रहा है। फेसबुक के जो एक्शंस हैं, आपने कंट्रोवर्सी फेसबुक के पेपर्स, जो एनालिटिक करके एक रिसर्च स्टडी हुई थी, उसके अंदर फेसबुक की जो यूज़र की प्राइवेसी लीकेज है उसके बारे में बताया गया था। और इस मामले में फेसबुक की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये फेसबुक को थोड़ा डाउट में ला देगा फेसबुक के साथ में डील को करना। लेकिन रिलायंस के जो मैनेजर वगैरह हैं, रिलायंस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कहना है कि हमने डेटा शेयरिंग को लेकर कोई भी डील साइन नहीं करी है, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट डील है जिसके अंदर फेसबुक सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर आपके पास में इतना बड़ा कोई पार्टनर है, इक्विटी पार्टनर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो और भी चीज़ें करेगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक चीज़ें नहीं रहेगी। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको डेटा लोकलाइजेशन को लेके जो एक डिमांड थी अंबानीज़ की, वो चेंज होते हुए नज़र आएगी हमको। और जो डेटा लोकलाइजेशन के लिए उस सरकार पे प्रेशर बन सकता था एक इंडस्ट्रियल साइड से, वो शायद हमको कम होता नज़र आएगा।
तो ये बेसिकली एक एनालिसिस था जियो और रिलायंस डील का। उसके बाद में एक अगला एडिटोरियल जो आज एक्सप्लेन पेज में दिया है वो है वाई इंडिया टाइटन एफडीआई रूल एंड वाई इट्स चाइना दैट्स अपसेट। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी जो एफडीआई रूल है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करे हैं। क्या चेंजेस है वो हम समझेंगे, और इसकी वजह से चाइना क्यों परेशान हो गया या फिर चाइना को क्यों परेशानी हो रही है वो हमको समझना पड़ेगा। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी HDFC बैंक में 1% शेयर बढ़ जाने की। चाइना के जो बैंक ऑफ चाइना है, जो स्टेट बैंक है वहाँ पे हमारा RBI है, उसी तरीके से चाइनीज जो सेंट्रल बैंक है उसने यहाँ पे अपना स्टेक HDFC के अंदर बढ़ाया 1% तक, और अचानक से वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल्स चेंज किए और गवर्नमेंट ने बोला कि हम अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर नहीं होने देना चाहते कोविड-19 के बीच में, जब कई कंपनीज़ के शेयर गिर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई और विदेशी कंपनी आके इसका फ़ायदा उठा के और उनका फर्म्स को टेक ओवर कर ले। ऐसा इंडिया का कहना था, लेकिन यहीं पे चाइना ने क्लेम किया कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल जो ट्रेड प्रिंसिपल्स हैं उनका, और इसी से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। तो आइए जानते हैं कि पहले अमेंडमेंट क्या है ये। तो इंडिया ने एक अमेंडमेंट किया है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट रूट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरीके से होता है। एफडीआई का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आप कैपिटल्स में कर रहे हो, लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आप विदेश से आप इंडिया के शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो शेयर मार्केट वाला पैसा कभी भी जा सकता है, लेकिन एफडीआई हमेशा लंबे टाइम के लिए होता है। एफडीआई आप जल्दी से वहाँ से निकाल नहीं सकते उस मार्केट से पैसा। तो ये बेसिकली आपको एफपीआई और एफडीआई के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एफडीआई दो तरीके से इन्वेस्ट होगा, पहला ऑटोमेटिक रूट के थ्रू और दूसरा गवर्नमेंट रूट के थ्रू। तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू काफ़ी ईजिंग हो जाती है, डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर पाते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इंटरवेंशन के ज़्यादा। और जब आप गवर्नमेंट की परमिशन के साथ में आपको दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है और यहाँ पे क्वेश्चनिंग आ जाती है, तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो ये चेंज इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है किन कंट्रीज़ के साथ में, वो कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ में फिजिकल बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इंडिया ने कहा कि हम जो हमारे फिजिकल बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको, एफडीआई इन्वेस्टमेंट को हम अंडर गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही पास करेंगे, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू से पास नहीं होने दिया जाएगा। तो ये एक नया चेंज था। इसके अलावा एक और बात है कि जो भी लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अगर इन कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्रीज़, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, और वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हैं। बेनिफिशियरी ओनर बोलते हैं ना, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन अगर वो चाइना के हैं या फिर चाइना के सिटीजन हैं तो उन्हें गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान नहीं रखनी होती है तो वो वैसे भी आप मोटे तौर पर समझेंगे, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको दिमाग में सेट रखना है। तो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम कि जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसका स्टेक तो पहले से ही मार्च 2020 में भी इंडिया में 0.8% था, तो 0.8% से बढ़ के ये 1% हो गया, तो यानी कि 25% का जंप ये ऑलरेडी जितना था उसके अंदर। तो अचानक से हम 1% नहीं देख रहे हैं, ये पहले से ही होने वाला था, लेकिन अभी अचानक से ये हाईलाइट हो गया है तो हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब एफडीआई इन्वेस्टमेंट देखेंगे इंडिया के अंदर, तो पिछले 6 सालों में 2014 के बाद में एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाइना की 5 गुना बढ़ गई है। तो 5 गुना एक इन्वेस्टमेंट एफडीआई का बढ़ जाना एक काफ़ी हमारे लिए भी थोड़ी सोचने वाली बात है। हमको भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो फर्म्स हैं, हमारा जो डिजिटल मार्केट है, उसको कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस तो करती है जो भी फंडिंग करने वाली कंपनीज़ है। और चाइना जैसे स्टेट में खास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज स्टेट ओन होती है, यानी गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट अपना फ़ायदा इन कंपनीज़ के थ्रू भी निकालती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। अभी एक अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से रिपोर्ट है गेटवे हाउस की, अच्छी सी रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे इंडिया की जो मेजर स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, और इंडिया के अंदर जो टॉप 30 स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन 30 स्टार्टअप्स, उनमें से 18 स्टार्टअप्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। 18 स्टार्टअप्स में, चाहे वो ओयो हो, ओला हो, बाइजूज हो, टिकटॉक हो। टिकटॉक तो इवन यूट्यूब से ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर बेस इंडिया के अंदर बना चुका है। और भी कई सारी फर्म्स है, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, आप नाम लीजिए और आपके फ़ोन में भी मैं कम दावा कर सकता हूँ, कम से कम आप 3 से 4 एप्लीकेशन चाइना की ज़रूर देखेंगे। तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसको लेके बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करी थी गेटवे हाउस ने। तो चलिए जानते हैं उसके बाद में आगे चाइना का रिस्पॉन्स क्या रहता है इस हमारे नए चेंज के अगेंस्ट। तो चाइना चिल्लाने लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है हमारे अगेंस्ट, और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो चाइना खुद एक ऐसा कंट्री है जो अपना मार्केट बाकी लोगों के लिए ओपन नहीं करता है, लेकिन उनको चाहिए कि उनके लिए सारा मार्केट ओपन रहे, सब लोग उनको अपनी एंट्री दें। तो ये चीज़ थोड़ी हिपोक्रेट वाली है काफ़ी, लेकिन हो रही है। इन्होंने एक और क्लेम किया है कि यहाँ पे जो ये एक्शन लिया गया है
ये WTO की जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन करता है। उसके अलावा जो G20 लीडर्स हैं उन और ट्रेड मिनिस्टर्स हैं उनने जो फ्री ट्रेड की बात करी है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड की बात करी है, ट्रांसपेरेंट ट्रेड की बात करी है, उसको वायलेट करता है। ऐसा जो जी डोंग चाइनीज़ एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उसके स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा। तो ये उनका चाइना का आर्ग्यूमेंट था कि आपने ऐसा किया, और चाइना का रोना था या कंप्लेन थी इस चीज़ को लेके। अब इंडिया अपने डिफेंस में क्या बोल रहा है, इंडिया का क्या आर्ग्यूमेंट है वो सुनते हैं ज़रा। तो इंडिया कह रहा है कि हम ये सिर्फ जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, हम हमारी डोमेस्टिक फर्म्स को बचाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, और वो भी कोविड-19 की वजह से ऐसी जो हमारे सामने सिचुएशन आ गई है, इस टाइम पे हमको ये डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। और ये डिसीजन किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम लेके हमने नहीं लिया, ऐसा नहीं कहा हमने कि चाइना के अगेंस्ट हम ऐसा एक्शन ले रहे हैं। तो ये ऑलरेडी कई और जो सर्विसेज थी, कई और सेक्टर्स थे, उनके ऊपर एप्लीकेबल था कि आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही FDI इन्वेस्टमेंट कर सकते थे आप। ऑलरेडी कुछ सेक्टर्स में था, और अब इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, इंडिया का सिंपल सी ये कहना है। अब देखते हैं कि कौन से और कंट्रीज़ है जिन्होंने ऐसा किया। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने 25 मार्च को यानी पिछले महीने में एक गाइडलाइन इशू करी, और उन्होंने कहा कि हमको एक स्ट्रॉन्ग EU वाइड यूरोपियन यूनियन वाइड अप्रोच है वो रखनी पड़ेगी, और हमें ज़रूरत है, एक मिनट सॉरी, हमें ज़रूरत है कि हम एक EU वाइड अप्रोच लेके चलें, और हम यूरोपियन यूनियन के अंदर जो हेल्थ सेक्टर है, मेडिकल रिसर्च सेक्टर है, बायोटेक सेक्टर है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिव्यू करें। तो इन्होंने एक जो गाइडलाइन है वो इशू कर दी, और इस गाइडलाइन के अंदर उन्होंने बजाय कि किसी एक कंट्री को या फिर किसी भी एक कंट्री को कि हाँ उनसे हमको इन्वेस्टमेंट रोकनी है, इन्होंने पर्टिकुलर सेक्टर्स बता दिए अपने, इन सेक्टर्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट जो भी आएगी उसको हम रिव्यू करेंगे, उसको हम देखेंगे, और एक पर्टिकुलर जो गाइडलाइन हमने इशू करी है उसके तहत ही इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और कोई तरीका नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट आने का। तो ये ऐसा यूरोपियन यूनियन ने किया। उसके बाद में आपको 30 मार्च को एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि अभी जो टेम्परेरीली अपने जो रूल्स हैं उनको टाइट कर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, और उन्होंने कहा कि हमारा जो एविएशन सेक्टर है, फ्रेट सेक्टर है, फ्रेट यानी माल ढुलाई जो सेक्टर है, और हेल्थ सेक्टर है, वो अभी थोड़ा कमज़ोर हो गया है, और हो सकता है कि कई कंपनियों को बेचे जाने तक की नौबत आए। तो हमको इन्हें ऐसी जो विदेशी कंपनियां हैं जो सरकारों द्वारा स्पॉन्सर्ड यानी जो चाइना की तरफ इशारा है यहाँ पे, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट स्टेट है, तो कई कंपनीज हैं जो उनकी गवर्नमेंट ओन करती है, और उनसे टेक ओवर होने से बचाना है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का कहना है। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ चाइना का नाम मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन टारगेट उन्होंने चाइना को ही किया, और उन्होंने ये भी एक नया बोर्ड बनाया है, ऑस्ट्रेलियाज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड, जो रिव्यू करेगा जितनी भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है, जो एविएशन, फ्रेट और हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या इंडिया के अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट जो चाइना दे रहा है, ये कुछ मजबूती है, या फिर कहीं पे इसको चैलेंज किया जा सकता है? क्या सच में ये चीज़ प्रूफ हो सकती है जैसा चाइना बोल रहे हैं? तो हो तो सकती है, लेकिन अगर इंडिया बोलता है कि हमने ये डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने के लिए किया है, डोमेस्टिक प्लेयर्स को बचाने के लिए किया है, तो कुछ ज़्यादा एक्शन लिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर इंडिया सिर्फ नॉर्मली बोलेगा कि हम सिर्फ टचिंग जो हमारे फिजिकल बॉर्डर टच करने वाली कंट्रीज़ हैं उनका इन्वेस्टमेंट है वो रिव्यू करना चाहते हैं, तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉन सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि आप बेसिक कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बता रहे हो कि हमको सिक्योरिटी थ्रेट है चाइना से। तो आपको अगर वो आपने वो बताया होता अपने चेंज बताने वाली गाइडलाइन में कि सिक्योरिटी थ्रेट है हमको किसी कंट्री से या नियर बाय वाले कंट्री से, इसलिए हम ये चेंज ला रहे हैं, तो भी आप इसे जस्टिफाई कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो इसे थोड़ा जस्टिफाई करना इंडिया के लिए भी चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन अगर इंडिया बोलता है कि हम ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको फेवर देने के लिए लाए थे, तो ये चीज़ इंडिया के फेवर में काम कर सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आज से पहले कब इंडिया ने अपने FDI में चेंजेस करें और कब इंडिया ने FDI इन्वेस्टमेंट को रोका है, या फिर आप मैं कहूँ कि गवर्नमेंट रूट के थ्रू पास होने की बात की है। तो 2011 के अंदर जब UPA 2 की सरकार थी, तब फार्मा कंपनीज थी, उनका FDI है उसका रूट रोक दिया गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को टेक ओवर करना चाह रही है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के। तब की गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हेल्थ सेक्टर है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इसको ऐसे ही किसी भी विदेशी कंपनी के हाथ में नहीं जाने दे सकते, इतने बड़े कंट्री की हेल्थ सेक्टर को एटलीस्ट। तो उन्होंने FDI को रेस्ट्रिक्ट किया वहाँ पे, और वो एक एग्जांपल था। उसके बाद में एक एग्जांपल हमको 2010 में देखने को मिलेगा, जहाँ पे जापान की एक कंपनी है, वो सिगरेट में अपनी सिगरेट कंपनी में जो इंडिया के अंदर उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी थी उसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा के 74% करना चाह रही थी 50% से। अब देखिए कि होगा क्या 50% से, अब जब 74% पे आ जाएंगे तो सारे डिसीजंस आप लेंगे और आप चाहेंगे कि आपकी सेल बढ़े, लेकिन जो ये सेल बढ़ेगी वो इंडिया के लोगों के लिए तो अनहेल्दी होगी।
तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इंडिया ने एफडीआई को रोका 2010 के अंदर भी, जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसके अंदर। तो ये दोनों पहले भी इंडिया चेंजेस कर चुका है और एफडीआई को रोक चुका है। तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेंगे और आई थिंक कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। उसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस दिया है हमको केरला के बारे में। केरला के बारे में हम लगातार सुन रहे हैं, कोविड के बीच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इनका जो हेल्थ सिस्टम है उसकी हमेशा से तारीफ़ें होती आई है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये कई इंडेक्स में टॉप करते हैं। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके जानेंगे कि केरला का हेल्थ सिस्टम क्या स्पेशलिटीज़ रखता है और क्या उसके अंदर खास बात है, वो हम समझेंगे। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि कोविड-19 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हम देखेंगे कि केरला के अंदर सबसे अर्लीस्ट केस जो देखने को मिला था इंडिया का, वो हमको केरला में देखने को मिला था। जब 30 जनवरी को केरला में पहला केस हमको देखने को मिल रहा है वुहान से लाए हुए स्टूडेंट्स के बीच में, और 3 फरवरी को यानी सिर्फ 4 दिन बाद में केरला स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता जब इनके वहाँ पे तीसरा केस आता है। तो काफ़ी अलर्ट तरीके से इन्होंने रिएक्ट किया और इसी वजह से हम इनके यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स भी देख पा रहे हैं। केरला के अंदर जो आप टोटल नंबर देखेंगे, टोटल फिगर है वो 437 है 22 तारीख तक। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये 437 है टोटल, और यहाँ पे रिकवरी जो है वो 308 केसेस में हो चुकी है, यानी कि 70% रिकवरी रेट है, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से काफ़ी ज़्यादा है। और जो डेथ है वो बहुत कम है। डेथ जहाँ पे बाकी पूरे देश में हमको 5% तक, इवन ग्लोब में तो कई कई केसेस में और ज़्यादा है, लेकिन हमको जहाँ पे डेथ रेट है वो 5% देखने को मिल रही है ऑन एन एवरेज। तो अगर हम 300 केसेस में भी देखते हैं तो कम से कम भी हमको यहाँ पे 15 डेथ्स देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जो अपनी डेथ्स है वो 2 पे कंट्रोल कर दिया। तो ये काफ़ी एक अच्छे एफर्ट्स हैं केरला गवर्नमेंट के, उनको अपलोडिंग मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जानेंगे कि आगे किस तरीके से केरला ने काम किया और किस तरीके से इन्होंने अपनी जो हेल्थ सिस्टम है उसको बना के रखा है इस क्राइसिस के टाइम में। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि केरला के जो टेस्टिंग रेट हैं वो कैसे रहे। तो केरला वन ऑफ द हाईएस्ट टेस्टिंग स्टेट था। केरला ने ऑलमोस्ट कंट्री के 5% टेस्ट सिर्फ केरला ने किए हैं। 20,000 टेस्ट हैं वो केरला अब तक कर चुका है, और पूरे इंडिया ने सिर्फ 4 लाख टेस्ट करें, तो उनमें से 20,000 तो सिर्फ केरल में हुए हैं। अब यहाँ पे आपको लीगेसी देखने को मिलेगी। तो लीगेसी के तौर पे 1956 में जब केरल एक स्टेट के रूप में आया था, उससे पहले ही केरला का नाम उससे पहले त्रिवेंद्रकोर था। तो त्रिवेंद्रकोर में 1879 से पब्लिक सर्वेंट, प्रिजन और स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन कंपलसरी था। आपको चीज़ देखने को मिलेगी आज से 140 साल पहले, 140 साल पहले किसी स्टेट में वैक्सीनेशन कंपलसरी होना। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लीगेसी है केरला की, जो उनको बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से बिल्कुल अलग बनाती है, और वहाँ की अवेयरनेस है जो उनको काफ़ी आगे खड़ा करती है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। और इसके बाद में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 1920 के अंदर में एक सर्वे हुआ था रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से, और इन्होंने जो 2 बीमारियां थी, हुकवॉर्म और फिलेरियसिस, जो कीड़ों से होती है, आपकी अर्थवॉर्म टाइप के कीड़े होते हैं, उनसे बीमारियां होती हैं, उनको भी इन्होंने कंट्रोल किया था। तो आज से 100 साल पहले ये सब कर पा रहे थे। तो आप सोच के देखिए कि उनका हेल्थ सिस्टम है वो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी एडवांस था, काफ़ी अवेयरनेस रही होगी, तभी वो लोग ऐसा कर पाए। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ें जो फैक्टर्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे इनकी लिटरेसी रेट में। केरला में लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा रही है, और ऊपर से उसमें भी आपको देखने को मिलेगा वुमेन एजुकेशन तो उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया है। और वुमेन एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर भी आती है और फैमिली के अंदर भी आती है। आपने यूजुअली देखा होगा कि जो मेल्स होते हैं वो थोड़ा सा केयरलेस तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, या फिर थोड़ा सा लाइटली लेते हैं चीज़ों को, लेकिन वुमेन्स होती है वो ज़्यादा कॉशियसली रिएक्ट करती हैं और वो ज़्यादा अलर्ट रहती है चीज़ों को लेके। तो इस वजह से ये काफ़ी पहले ही 100% वैक्सीनेशन अचीव कर चुके थे कई सेक्टर्स में। तो ये सिर्फ उनकी लिटरेसी थी, उसी वजह से ऐसा हो पाया। बाकी कंट्री में कई जगह पे आपको ऐसे भी केसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे वैक्सीन को अवॉइड करते हैं लोग, गाँवों में, रूरल इंडिया में, क्योंकि उनके अंदर मिथ होता है कि ये हमारे बच्चे को बीमार कर सकता है या फिर कुछ और तरीके की चीज़ें जो हमारे लिए नुकसान वाली है। तो ये ऐसे इस टाइप के मिथ्स होते हैं रूरल इंडिया के अंदर। तो वहीं पे दूसरी तरफ केरला में आपको 100% वैक्सीनेशन देखने को मिलेगा। अब एक WHO का सर्वे है 2005 के अंदर, जो इन्होंने 12 कंट्रीज़ में इन्होंने कंडक्ट किया था, और इन्होंने डिफेक्शन के बाद में जो हैंड वॉश है वो सोप से कितने लोग करते हैं उसको इन्होंने कंसीडर किया था, और जो इन्होंने सर्वे किया था उसके अंदर केरला को इन्होंने टॉप पे रखा था। यानी केरला काफ़ी पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ब्रेक द चेन जो केरला ने इनिशिएटिव लिया था ये कोविड-19 से लड़ने के लिए, ये सिर्फ एक पुरानी चीज़ों को याद दिलाना था जो ऑलरेडी इनके सिस्टम में पहले से बनी हुई है, या फिर इन्होंने जो पहले से चलाए आ रहे हैं उसको एक रिवाइव करना या फिर याद दिलाना था। इनके लिए ये कोई चीज़ नई नहीं थी। इंडिया में हम लोगों के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए हैंड वॉशिंग नहीं हो सकती है, लेकिन केरला के लिए ये बिल्कुल भी नया नहीं था, सैनिटाइज़र और हैंड वॉशिंग। तो ये चीज़ हमको केरला की लीगेसी के अंदर देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि केरला का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा रहा है और उसके अंदर इन्होंने क्या किस तरीके से अप्रोच रखी है। तो आप जब नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स देखेंगे, एनुअल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग रिलीज़ करता है पिछले साल का, उसके अंदर केरला टॉप पे मिलेगा।
तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के अंदर किस स्टेट ने टॉप किया। तो टॉप स्टेट था केरला और जो बॉटम पे था वो था यूपी। जो केरला का स्कोर था वो 74.01 था, जो कि यूपी जो बॉटम स्टेट था उससे 2.5 गुना ज़्यादा था। यानी जो यूपी का जहाँ पे स्कोर आपको 28.61 देखने को मिल रहा है, वहीं पे केरला का ऑलमोस्ट उनसे 50 ज़्यादा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, आप 2.5 गुना उनसे ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो किसी स्टेट से। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीविंग है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपको ये मानना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक चीज़ कि इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 5% ही है, जो हमारा नेशनल एवरेज है। लगभग जो नेशनल एवरेज स्टेट जितना खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर के ऊपर, केरला भी खर्च तो उतना ही करता है, लेकिन केरला किस तरीके से करता है कि वो रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स से आगे निकल जाता है, तो वो हमको समझना पड़ेगा। केरला का यहाँ पे प्राइमरी फोकस जो है वो हमको देखने को मिलेगा पीएचसी और सीएचसी के अंदर। पीएचसी क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सीएचसी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं। और एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो कर रखी है केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि जो ये सीएचसी और पीएचसी है इनका कंट्रोल इन्होंने टियर 3 बॉडीज़ को दे रखा है। टियर 3 बॉडीज़ कौन से हैं, जो लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, इनको इन्होंने कंट्रोल दे रखा है, पंचायतों को कंट्रोल दे रखा है। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिटी जो जिनका इलाज होने वाला है, जो मेन स्टेक होल्डर हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग आ जाती है वहाँ पे। तो ये एक सिस्टम को रोबस्ट बनाती है और एक अच्छा चेक एंड बैलेंस क्रिएट करती है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में हमको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे भी कि जो टियर 3 बॉडीज़ हैं उनको थोड़ी भी पावर दी गई। पावर सारी की सारी स्टेट अपने पास सेचुरेटेड रखते हैं, सेंटर अपने पास रखेगा, लेकिन जो पंचायत या लोकल बॉडीज़ हैं, रूरल बॉडीज़ हों या फिर अर्बन बॉडीज़ हों, इनको पावर ज़्यादा नहीं दी जाती है। लेकिन केरला के अंदर सिनेरियो उल्टा है। केरला के अंदर इन्होंने टियर 3 बॉडीज़ को भी पावर दे रखी हैं, और जो इनके लिए अच्छा चेक एंड बैलेंस क्रिएट करती है। और यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे गांव है वहाँ पे भी टेली मेडिसिन सर्विसेज देखने को मिलेगी। अब टेली मेडिसिन सर्विसेज क्या है, जब आप कहीं दूर बैठ के किसी बीमारी को या तो डायग्नोस करते हो या उसे ट्रीट करते हो, तो उसे टेली मेडिसिन सर्विस बोलते हैं। तो यानी दूर से बैठ के इलाज करना या बीमारी का पता लगाना टेली मेडिसिन सर्विस कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना है। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हो सकता है केरला के अंदर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा हो। तो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है रिसेंटली, पिछले 2 डिकेड्स में। और ऑल ओवर दी कंट्री देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर का इवोल्यूशन है वो 2 डिकेड्स में ही हुआ है। जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन फॉलो किया है, उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर है उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना ये है कि एजुकेशन और हेल्थ है वो हमेशा पब्लिक सेक्टर के अंदर रहना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसे कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहिए, ताकि सबको इक्वल एक चीज़ें प्रोवाइड करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है वो अपने आप को बिल्कुल एक अलग बना लेती है, और एक जो गैप है बेसिक चीज़ों के अंदर, फंडामेंटल चीज़ों के अंदर है, वो आपको बढ़ जाता है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हर किसी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बराबर तरीके से मिलनी चाहिए। तो अगर सबका स्कूल एक जैसा होगा, सबका सिलेबस एक जैसा होगा, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आप एक फेयर प्ले ग्राउंड तैयार करने में कोई कमी छोड़ रहे होंगे। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। अब इनिशियली केरला में जो प्राइवेट सेक्टर था हेल्थ का, वो चर्च ओन करते थे, लेकिन पिछले 2 डिकेड्स में हमको देखने को मिलेगा कि केरला में जो एनआरआई या कॉर्पोरेट है, उस हेल्थ ग्रुप का, उन ग्रुप्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। उन्होंने भी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाई है। और केरला के अंदर जो करंटली आपको लगभग 1,42,000 बेड्स हैं, उनमें से 93,000 बेड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के देखने को मिलेंगे। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2/3 है वो केरला में प्राइवेट सेक्टर ओन करता है बेड्स को। अब यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, फोकस ऑन फ्रंट लाइन। अब केरला को जब आप देखेंगे तो वो आपको एक कोविड-19 के अगेंस्ट हरबिंगर नज़र आएगा। हरबिंगर का मतलब है जो सबसे आगे चलता है, लीड करता है। तो इंडिया में जो स्टेट्स का हरबिंगर है वो केरला नज़र आएगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हेल्थ इमरजेंसी इन्होंने अपने स्टेट में डिक्लेयर करी। और फरवरी 1 को जब स्टेट में इन्होंने केस आ गया था 30 जनवरी को, उसके बाद से 1 फरवरी को इन्होंने गाइडलाइन इशू कर दी कि किस तरीके से आपको क्वारंटीन करना है लोगों को, हॉस्पिटल में एडमिशन देना है लोगों को, और डिस्चार्ज का क्राइटेरिया क्या रखना है, ये उन्होंने 1 फरवरी को ही बता दिया। हम लोग तो फिर भी अभी पिछले महीने में अलर्ट हुए हैं, हम लोग मार्च में जाके अलर्ट हुए हैं। फरवरी में तो हम लोग नमस्ते ट्रम्प करने में बिजी थे, हमको पता नहीं था कुछ इस चीज़ के बारे में। और हमको उस टाइम पे देखने को मिल रहा है कि केरला उसी टाइम से अलर्ट चल रहा है, और वो तब से एक अपना जो गाइडलाइन है वो इशू करके बैठा है। यानी आज से 2.5 महीने पहले वो अपनी गाइडलाइन इशू कर चुके थे, और उसको रेगुलरली अपडेट भी कर रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। जबकि हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो जनवरी के एंड तक जब केरला में पहला केस आया था, तो केरला के अंदर एक भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। तब तक इंडिया में भी आपको कहीं पे भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। तब तक एक ही सिंगल टेस्टिंग फैसिलिटी थी, वो थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे के अंदर था। लेकिन फरवरी के पहले ही वीक में, यानी जो पहला केस आ रहा है उसके अगले वीक में, जो 30 जनवरी को पहला केस आया उसके अगले ही वीक में आपको देखने को मिलेगा कि केरला अपना खुद का एक टेस्टिंग सेंटर सेटअप कर लेता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है कि वहाँ पे वो NIV अल्लापुजा में एक अपना टेस्टिंग फैसिलिटीज़ तैयार कर लेते हैं।
और अभी जो केरला के अंदर आपको 13 टेस्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, जिनमें से 10 टेस्ट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की ओन है। जहाँ पे एक तरफ आपको पूरी कंट्री में इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी कि टेस्टिंग को चार्ज किया जाए या नहीं किया जाए। ऐसा प्राइवेट प्लेयर्स का कहना है कि कौन हमको पैसे देगा टेस्टिंग के, या फिर कौन हमारा खर्चा उठाएगा जो हम टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ आपको केरला इस चीज़ में लीड करता हुआ नजर आएगा। स्टेट में जो 13 में से 10 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट खुद ओन कर रही है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और मैं कहूँगा हमारे ऑल ओवर कंट्री के लिए केरला का हेल्थ सिस्टम है वो मॉडल है, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और एम्ब्रेस भी करना चाहिए, हम लोगों को उसे अडेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो आपको वेंटिलेटर्स की देखने को मिलेगी। वेंटिलेटर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको काफ़ी शॉकिंग देखने को मिलेंगे। आपको केरला में पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर 800 वेंटिलेटर देखने को मिलते हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 1500, लगभग डबल वेंटिलेटर्स देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे जो वेंटिलेटर्स हो गए वो लगभग 2300 से 2400 के करीबन हो जाते हैं। तो केरला के अंदर जितने जो वेंटिलेटर्स हैं उतने 41 अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर वेंटिलेटर नहीं है। आपको ये एक फैक्ट, शॉकिंग फैक्ट जानने को मिलेगा कि जो अफ्रीका के 41 देश हैं उनके पास 2000 से भी कम वेंटिलेटर्स हैं। और तो और दक्षिण सूडान जैसा देश, साउथ सूडान जो कंट्री है, वहाँ पे टोटल 5 वाइस प्रेसिडेंट है और 4 वेंटिलेटर। तो आप सोचिए कि अगर उनके वाइस प्रेसिडेंट भी वेंटिलेटर पे लेटने लायक हालत पे आ जाते हैं तो वो अपने वाइस प्रेसिडेंट्स को भी वेंटिलेटर सर्विस नहीं दे पाएंगे। ऐसी हालत है अफ्रीका के अंदर। तो इस चीज़ के लिए हमें केरला को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी जो वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ उन्होंने और करी कि जो हॉस्पिटल्स थे जो काम में नहीं आ रहे थे या थोड़े टूट फूट हो गई थी, जो बंद हो गए थे, उनको इन्होंने फिर से तैयार किया और इनको क्वारंटीन फैसिलिटी कोविड-19 हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इन्होंने अभी तक 38 ऐसे हॉस्पिटल तैयार किए हैं जो कोविड-19 के लिए इन्होंने स्पेशली बनाए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा मूव है, काफ़ी बड़ी बात है। और एक चीज़ जो इनके साथ में हुई थी पिछले सालों, वो हुई थी निपा वायरस। तो निपा केरला के लिए हम कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, जो उस वक्त के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अभी अगर केरला उस चीज़ को एनालाइज करेगा तो शायद वो इस चीज़ को लेके बोलेगा कि हाँ अच्छा रहा, हमारे यहाँ पे निपा को हम पहले फेस कर चुके थे, तो हमारे पास गाइडलाइंस थी ऑलरेडी आईसीएमआर की, और इन्होंने जो सर्वेलेंस के लिए गाइडलाइन को है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। जो आईसीएमआर की निपा वायरस के टाइम में जो गाइडलाइन इशू करी हुई थी उनको इन्होंने अभी भी यूज़ किया और उस चीज़ से इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। केरला बहुत जल्दी ट्रेसिंग कर पाया और बहुत जल्दी ट्रेसिंग करके इन्फेक्टेड केसेस को कॉन्टैक्ट में ला के उन्हें क्वारंटीन कर पाया। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा मेजर था केरला का। इसके अलावा एक जो चेंज देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, केरला ने जो क्वारंटीन पीरियड था वो 28 डेज़ का रखा, जहाँ पे रेस्ट ऑफ दी स्टेट्स में आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन टाइम मिलेगा, वहीं पे केरला ने इसे 28 डेज़ का रखा। तो ये भी एक अलग अप्रोच थी। उसके बाद में हम देखेंगे कि केरला ने मार्च में जब इंटरनेशनल पैसेंजर्स का आना गवर्नमेंट ने रोक दिया था, तभी इन्होंने अपने वहाँ पे लोकल एरिया में इतना अवेयरनेस फैला दिया लोगों को कि जो भी लोग एयरपोर्ट वगैरह से स्क्रीनिंग से बच के आ रहे थे और फिर वो गाँवों तक पहुँच रहे थे या फिर अपने जब भी लोकेलिटी में पहुँच रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उन्हें अप्रोच किया। और जब मैं आपको एक बता दूँ, अगर आपका स्क्रीनिंग हो जाता है तो आपको आपके स्टैंप लगाई जाती है हाथ पे, और अगर स्क्रीनिंग नहीं होती है तो आपके पास स्टैंप नहीं होती है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो वहाँ के लोकल लोग इस बारे में अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देते थे अगर कोई भी स्क्रीनिंग से बच जाता था, तो स्क्रीनिंग यहाँ पे लोकल एरिया में इनकी आके हो जाती थी। तो ये लोकल अवेयरनेस का भी इनको एडवांटेज मिला है काफ़ी। और एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। प्रीवियस एडिटोरियल्स में ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि कासरगोड़ा का मॉडल था हमारे सामने। कासरगोड़ और कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का मॉडल है जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी आइडियल है। हम कह सकते हैं कि हम फॉलो कर सकते हैं उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री में। तो ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, इन्होंने भी अपने खुद के कॉल सेंटर तैयार करे और इससे इन्होंने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जो भी पॉजिटिव केस था या फिर कोई भी सस्पेक्टेड था बंदा, तो उसके बारे में इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन है वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई। क्वारंटाइन के बारे में इन्होंने अथॉरिटीज़ को रेगुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। तो ये एक अलग मूव था जो केरला ने लिया। उसके बाद में इन्होंने जो जीपीएस का यूज़ करके जियो मैपिंग करी थी कि मैप बता दिया उन्होंने कि इस मैप से एक पॉजिटिव केस है वो यहाँ तक आया है, तो कोई भी बंदा अगर उनके कॉन्टेक्ट में आया हो इस बंदे के, तो आप जाके अपनी अथॉरिटीज़ से या हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराइए। तो ऐसे में लोग खुद आगे से चल के हॉस्पिटल गए और उन्होंने चेकअप कराया और कई पॉजिटिव केसेस थे जो खुद से चल के हॉस्पिटल में टेस्टिंग करवाने के लिए आए थे। तो ये भी एक अलग तरह की अप्रोच है जो हमको सिर्फ केरला में सक्सेसफुल होते नजर आएगी, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में आपको देखने को मिलेगा लोग टेस्टिंग को अवॉइड करते हैं, हेल्थ वर्कर्स पे पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। तो एक डिफरेंट ही अप्रोच देखने को मिलती है विद इन दी कंट्री। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है शायद हमारे देश में बाकी स्टेट्स की तुलना में, तभी शायद ऐसा हो रहा है। तो ये काफ़ी अप्रिशिएटिंग चीज़ है केरला के लिए मैं कहूँगा, और बाकी इंडिया को भी इसे अडोप्ट करना चाहिए। जहाँ पे हम लोग बहुत जहाँ तक मुझे पता है तो 27 मार्च को हम तबलीगी जमात के बारे में सुनते हैं पहली बार न्यूज़ में। 27 और 28 मार्च को ये चीज़
वायरल होती है कि तबलीगी जमात तब से बैठी है, भीड़ इकट्ठा है, या फिर ये सब हो रहा है। जबकि केरला तबलीगी जमात से आए लोगों को 8 मार्च से क्वारंटीन कर रहा है। आप सोच के देखिए, 8 मार्च से, यानी जिस दिन ये न्यूज़ आ रही है उससे 20 दिन पहले थे। तबलीगी जमात एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि ये काफ़ी लंबे टाइम से एक इकट्ठा होने वाला मेले टाइप होता है कि यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक लोग आते हैं और वो इकट्ठा होते हैं, अपनी रिलीजियस कॉन्फ़िगरेशन होती है और वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ें चलती हैं। तो काफ़ी पहले से लोग पूरे कंट्री में फैल चुके थे तबलीगी जमात के। तो केरला ने 8 मार्च से, जब हमने शटडाउन डिक्लेयर भी नहीं किया था, हमको पता भी नहीं था, हम इतने अलर्ट भी नहीं थे, तब से स्क्रीनिंग चालू कर दी थी, तब से इन्होंने आइसोलेट करना चालू कर दिया था तबलीगी जमात के लोगों को। और इन्होंने 217 लोगों को क्वारंटीन किया था, ऑब्जर्वेशन में रखा था केरला में, और उनमें से 20 बाद में पॉजिटिव पाए गए। तो अगर आप सोच के देखिए कि ये 20 लोग बिना स्क्रीनिंग के अपने लोकल एरिया तक पहुंच जाते, तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी केरला के साथ में। लेकिन केरला की जो मॉनिटरिंग थी, सर्विलेंस था या फिर स्मार्टनेस थी, उसने उनको एक बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमको सिर्फ और सिर्फ केरला के अंदर देखने को मिलेगा। और क्या चीज़ है जो केरला को अलग बनाती है? वहाँ का सोशल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे अलग है पूरे कंट्री से। यहाँ पे आप देखेंगे केरला में कि डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पहला केस आने के बाद से ही, और सीएम रोज़, वहाँ के जो सीएम है पिनाराई विजयन, वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी उनके साथ में आती है, और हेल्थ मिनिस्टर लगातार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। जो हेल्थ जो चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी लगातार ये कोऑर्डिनेशन में है वीडियो कॉल्स के थ्रू, और मीटिंग्स लगातार हो रही है, रेगुलर अपडेट्स लिए जा रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी इन्होंने बनाई है, और उन तो ये बहुत एक अलग तरीके की अप्रोच है जो हमको केरला के अंदर देखने को मिल रही है, और उसी वजह से वहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बिल्कुल अलग है पूरे कंट्री से। और ये तो सिर्फ मैं पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है उसकी बात करूँगा, ये आपको हो सकता है रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सोशल पार्टिसिपेशन है वो तो आपको बाकी कंट्री में देखने को कम ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक कुदुम्बश्री मिशन है जो पॉवर्टी इरेडिकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। इन्होंने क्या किया कि मास्क और फूड फैसिलिटीज़ लोगों तक सप्लाई करने का काम किया। तो इस टाइप की चीज़ें, सोशल पार्टिसिपेशन और जो कम्युनिटी इन्होंने अवेयरनेस दिखाई है, जो विलेज में कमेटीज़ की अवेयरनेस है, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत अलग बना देती है बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से, जिस वजह से इनकी अप्रोच है वो काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव रही। इन लोगों ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया कोविड-19 को। और यहाँ पे आप ग्राफ के अंदर देखेंगे कि सिर्फ 138 जो है एक्टिव केसेस देखने को सिर्फ आपको हाँ 138 एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं अभी, और 437 इनके पास टोटल कंफर्म केसेस थे, उनके अंदर से 308 रिकवर हो चुके हैं। तो ये काफ़ी सक्सेस स्टोरी रही थी केरला की कोविड-19 के अंदर। इसे बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी एम्ब्रेस किया जा सकता है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसे लोगों को बताना चाहिए, ताकि इस टाइप की अवेयरनेस जब हम फैलाएंगे तभी बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो आप समझेंगे यहाँ से केरला को देख के कि लिटरेसी और हेल्थ अवेयरनेस का, हेल्थ सिस्टम का, जो अगर आपका रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है तो उसका क्या रोल रह सकता है ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे। तो अभी चलते हैं एक इकोनॉमिक सेक्शन के ऊपर। इकोनॉमिक सेक्शन के लिए डिमांड आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो रिलायंस का नेट डेट है वो 1.5 लाख करोड़ के करीबन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिलायंस का नेट डेट है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये आपको नेट डेट देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। और यहाँ पे भी जो मेजर कवरेज मिला है वो फेसबुक और जियो की जो डील है इसको मिला है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है। एक चीज़ आपको ये जरूर इंपॉर्टेंट नोटिस करनी है कि आरोग्य सेतु ऐप है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्च की हुई ऐप है, जो कि मॉनिटर करती है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके आसपास कौन से केस आ रहे हैं। और रेगुलर अपडेट के लिए ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, तो हो सकता है आपको ये आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने को मिले। आरोग्य सेतु आपको याद रखना है, वैसे तो आपको ये याद होगा ही। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है विवाद से विश्वास स्कीम को लेके। विवाद से विश्वास स्कीम है वो CBDT जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इंडिविजुअल जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर इंडिविजुअल जो भी आपके अगेंस्ट, अगर आपने टैक्स पॉलिसीज़ का वायलेशन किया, आपने स्किप किया है कि आपने टैक्स टाइम से नहीं पे किया, या फिर कुछ और डिस्प्यूट है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लाई थी गवर्नमेंट। और विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर एक जो नया चेंज या फिर नया अपडेट हमको नई चीज़ पता देखने को मिली है, वो ये देखने को मिली है कि अगर आपके खिलाफ सिर्फ नोटिस इशू हुआ है और प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है आपका, तो भी आप उसे विवाद से विश्वास स्कीम के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस कन्फ्लिक्ट को। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर आपका प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, यानी आपको जो पेनल्टी है वो नहीं मिली अभी तक, आपको सिर्फ नोटिस मिला है उस चीज़ के लिए, तो भी आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी सेबी की। तो सेबी ने श्योर किया है कि वो और स्टेप्स लेगा इन्वेस्टमेंट्स है उनको रोकने के लिए। जो स्ट्रेस फर्म्स हैं, खासतौर पे MSMEs हैं, जो हमारे माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज,
उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए तो सेबी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके देखता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, वो उन्होंने बोला है कि हम अश्योर करेंगे कि जो इकोनॉमी है उसको कम से कम लॉस हो, और हम भी ऐसे मेजर्स लेने की कोशिश करेंगे। सेबी के चेयरमैन है वो अजय त्यागी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बेसिक सी बात है जो आपको इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर आज है। आज कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर। चलिए ऊपर मैंने आपको एक बोला था कि आर्टिकल एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करते हैं, द वे फॉरवर्ड। तो ये इकोनॉमिक एक थोड़ा आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइप का, इसके अंदर थोड़ी पॉलिसीज़ के बारे में बात की। इसको देख के आपको आई थिंक थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो हम देख रहे हैं अभी कि इंडिया के अंदर लॉकडाउन का सेकंड फेज चल रहा है, और लगभग आपको 40 दिन का लॉकडाउन देखने को मिलेगा कंट्री में। यहाँ पे इन्होंने 33 डेज लिखा है। तो कितना इसका इफेक्ट होने वाला है ये अभी एग्जैक्टली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसका इम्पैक्ट तो खैर बड़ा ही होने वाला है। कई जो प्रेडिक्शंस है वो बताते हैं कि हम रोज़ 1 लाख करोड़ का नुकसान कर रहे हैं अपनी जीडीपी के अंदर, और जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि हम 20,000 करोड़ का रोज़ अपनी इकोनॉमी में नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एवरेज भी 50,000 करोड़ का अगर नुकसान मान के चलते हैं तो 40 दिन के अंदर आप 20 लाख करोड़ का नुकसान कर देते हैं अपनी जीडीपी के अंदर। तो 20 लाख करोड़ अगर आप देखेंगे तो इंडिया की टोटल जीडीपी है वो 203 लाख करोड़ है। मैं लिख देता हूँ 203 लाख करोड़। अब इसमें से अगर आप 20 लाख करोड़ देखेंगे तो ये 10% है। अब 10% अगर आपकी जीडीपी का हैम्पर हो रहा है या फिर उसको लॉस हो रहा है तो आपको नुकसान तो होने ही वाला है, मैसिव लॉस होने वाले हैं इसकी वजह से। लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमको काम करना चाहिए, इस बारे में बात की गई है कि क्या नया तरीका हो सकता है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो इन्होंने बताया है कि जो एंड टू एंड हमारा कंज्यूमर जो डिमांड है वो कम होने वाला है इस लॉकडाउन के बीच में, और इस वजह से इकोनॉमी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, श्रिंक करेगी, ये इन्होंने समझाया है। लेकिन इसके बाद में हम गवर्नमेंट क्या अप्रोच रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, उसके बारे में ये बात करना चाह रहे हैं थोड़ी सी। इन्होंने कहा है कि जो आरबीआई है वो अपनी तरफ से कई मेजर्स ले चुका है। आरबीआई ने जैसे कई मेजर्स लिए हैं, उनके अंदर आपको जो मेजर्स देखने को मिलेंगे उनमें सबसे पहला मेजर ये है कि आरबीआई ने एनबीएफसीज हैं और जो एमएफआईज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पर्टिकुलर स्पेसिफिक रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली है, वो ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उनके अंदर डायरेक्ट सपोर्ट देने की बात की है उन्होंने। जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सपोर्ट देने की बात की है, जो नाबार्ड वगैरह हैं, सिडबी है, या फिर हाउसिंग बैंक्स हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक्स हैं, उनको सपोर्ट देने की बात की है। तो आरबीआई ने काफ़ी बखूबी अपना रोल निभाया है इस पेंडेमिक के टाइम में, और बहुत ज़्यादा इसको बचा नहीं है आरबीआई के लिए अभी, क्योंकि उसने वे एंड मीन्स एडवांसेस में भी जो लिमिट था स्टेट्स का वो बढ़ा दिया है 60%। पहले 30% बढ़ाने की बात की थी, फिर उसे बढ़ा के 60% कर दिया। और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको रेपो रेट में कट देखने को मिलेगा ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग करे। तो आरबीआई तो अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स दे चुका है ऑलरेडी। अभी जो एफर्ट है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में ना सोचते हुए गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है वो उतनी ज़्यादा आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, तभी हम इस जो पेंडेमिक है उससे बाहर आ पाएंगे। यहाँ पे आपको स्पेशल सपोर्ट लाना पड़ेगा एमएसएमईज़ के लिए, एयरलाइंस और होटल इंडस्ट्री के लिए, तब जाके आप अपने आप को वापस से रिवाइव कर पाएंगे। और ये लॉकडाउन इंडिया में जो किया था हमने, ये वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट था, यानी सबसे जो यूँ कहूँ सबसे ज़्यादा कठोर तरीके से हमने इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी की बात है वो हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए हमको रिवाइवल में ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अक्सर न्यूज़पेपर देख रहे होंगे आप रेगुलर, तो कई लोगों की स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिल रही है कि अगर 2 दिन तक मैं कुछ नहीं कमाऊंगा तो तीसरे दिन मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1100 किलोमीटर तक रिक्शा चला के आए हैं। एक जो वर्कर हैं वो आपको गुजरात से असम तक अपना रिक्शा है उसे पुल करके लाए हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है कि 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस उस बंदे ने सिर्फ एक रिक्शा पे कवर किया है, और उसका भी यही कहना था कि मैं भूख से मर जाता अगर मैं वहाँ पे रहता तो आपको ऐसे कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देने पड़ेंगे, आपको उन्हें रिवाइवल देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को, यहाँ पे जो ऑथर का कहना है, गवर्नमेंट को एक नए प्लान के साथ में आना चाहिए, और उनको ब्रॉड जो भी उनकी प्लानिंग है उसको बाहर बताना चाहिए, ब्रॉड स्ट्रेटजी को, कि हमारे पास ये प्लानिंग है, हम ये करने वाले हैं, हम एमएसएमईज़ के लिए ये करेंगे, हमारे सामने जो जॉब लॉस होने वाले हैं उनके लिए हम ये करने वाले हैं। तो ये सारा एक जो ब्रॉड मैपिंग है वो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बाहर आके बतानी चाहिए, क्योंकि अभी कंट्रोल आपको जो केस देखने को मिलेंगे वो काफ़ी फ्लैटन देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भी सोचना चाहिए। अगर 20 तारीख के बाद में उन्होंने लॉकडाउन हटाया है तो आपको उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और अपनी प्लानिंग को लोगों के सामने रखना चाहिए, स्टेट्स के सामने रखना चाहिए, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए।
ये ऑथर का कहना है इस अ वे फॉरवर्ड एडिटोरियल के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा न्यूज़पेपर कवर करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप कि आज का जो डिस्कशन है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग इसे शेयर करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हम इस चैनल की, और मैं चाहता हूँ कि हम क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करें और साथ में ही ग्रो करें। तो इस ग्रोथ में आप लोग ही हैं जो हमारे पार्टनर हैं। तो आप लोगों का जो सपोर्ट मिलता है हमें, वो हमारे लिए एक बूस्टर का काम करता है। और अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ इस टीम में, और अभी मैं जो भी चीज़ें करता हूँ वो खुद से मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ और फ्रेंड्स हैं मेरे जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, और मैं आप लोगों के लिए और एनालिसिस भी लाने के बारे में सोच रहा था। जैसे मैं सोच रहा था कि विजन 365 है, उसके लिए मैं एनालिसिस लाऊँ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरा यूजीसी नेट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने क्लियर किया हुआ है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकता हूँ। लेकिन आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है इनिशियली अभी आपको वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही हो, क्योंकि थोड़ा हार्डवेयर का इशू है। अभी मेरे पास माइक है नहीं, और अभी लॉकडाउन की वजह से मैं अरेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो जल्दी वो भी मैं कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सजेशन है तो आप सजेशन दीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे थम्स अप कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने के बाद में रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।